में इसमें बहुत चर्चित कथन आता है, मेहता ने श्रद्धानत होकर कहा। ये देखो कहाँ आ रहा है। मेहता ने ये रहा, मेहता ने श्रद्धानत होकर कहा। किससे कहा? गोविंदी से। गोविंदी से कहा, आपका धैर्य और त्याग। यहां से देखो, संसार में बहुत कम ऐसे प्राणी हैं जिनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा हो, उन्हीं में से एक आप हैं। आपका धैर्य और त्याग और शील और प्रेम अनुपम है। मैं अपने जीवन में सबसे बड़े सुख की जो कल्पना कर सकता हूं वह आप जैसी किसी देवी के चरणों की सेवा है। जिस नारीत्व को मैं आदर्श मानता हूं, आप उसकी सजीव प्रतिमा है। दूसरे की बीवी को फंसा रहा है क्या? ना ना, ये भाव मेहता के मन में नहीं है। वो तो बता रहा है कि तुम मेरे लिए बहुत आदर्श हो। इतने में तो गोविंद ने अपनी प्रशंसा सुन के आंसू छोड़ दिया आंखों में से। बस प्रशंसा कर दो ना एक। गोविंदी की आंखों से आनंद के आंसू निकल पड़े। इस श्रद्धा कवच को धारण करके वह किसी भी विपत्ति का सामना ना करेगी। उसके रोम रोम में जैसे मृदु संगीत की ध्वनि निकल पड़ी। उसने अपने रमणीत्व का उल्लास मन में दबाकर कहा, आप दार्शनिक क्यों ये मेहता जी? आपको तो कवि होना चाहिए। आप तो कवियों की तरह प्रशंसा करते हैं। मेहता सरलता से हंसकर बोले, क्या आप समझती हैं कि बिना दार्शनिक हुए भी कोई कवि हो सकता है? तो कवि भी कहीं ना कहीं क्या होता है? दार्शनिक होता है। दर्शन तो केवल बीच की मंजिल है। इसको रेखांकित कर लो और इसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो आप। तो अभी आप कवित्व के रास्ते में, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कवि को संसार में कभी सुख नहीं मिलता। अब यहां पर ये कथन जो है ये प्रोफेसर मेहता का है, आया हुआ कथन है एग्जाम में। जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियां संसार को चाहे कितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। उसके मोद और आकर्षण की वस्तु तो बुझी हुई आशाएं और मिटी हुई स्मृतियां और टूटे हुए हृदय के आंसू हैं। ये चाहिए कवि को। जिस दिन इन विभूतियों से उसका प्रेम ना रहेगा, उस दिन वह कवि न रहेगा। जीवन दर्शन, दर्शन जीवन के रहस्यों से केवल विनोद करता है, कवि उनमें लय हो जाता है। और मैंने आपकी दो चार कविताएं पढ़ी हैं, उनमें जितनी पुलक, जितना कंपन, जितनी मधुर व्यथा, जितना रुलाने का उन्माद पाया है मैं ही जानता हूं। किसकी कविताएं पढ़ी है? कौन कविता लिखता है? कामिनी गोविंदी कविता लिखती है कुछ, है ना? तो जिसे संसार दुख कहता है वह कवि के लिए सुख है। ये तीन चार पंक्ति आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और इसके बाद में अगले पेज पे आ जाइए। मेहता अपनी नजरों में कभी इतने ऊंचे न उठे। ये देखो, आप यहां जाओ। मेहता अपनी नजरों में कभी इतने ऊंचे न उठे थे उस वक्त भी नहीं जब उनकी रचना को फ्रांस की अकेडमी ने शताब्दी की सबसे उत्तम कृति कहकर उन्हें बधाई दी थी। अब ध्यान रखना, फ्रांस की अकेडमी ने इस सदी की सबसे उत्तम कृति किसको कहकर प्रशंसित किया था? किसकी रचना को? कामिनी को। मेहता अपनी नजरों में कभी इतने ऊंचे, मेहता किताब लिख चुका है पहले।
जिसकी प्रसिद्धि जितनी मिलनी थी उतनी नहीं मिली, शतांश भी नहीं मिली, लेकिन फ्रांस की अकेडमी ने तो प्रशंसा की है। ये तो मेहता के बारे में खुद ही आ रहा है कि मेहता अपनी नजरों में कभी इतने ऊंचे ना उठे, उस वक्त भी नहीं जब उसकी रचना को, तो उसकी किसकी, मेहता की रचना को। तो ध्यान देना, मेहता की रचना के लिए आ रहा है, फ्रांस की अकेडमी ने सम्मान किया। और ये उन्हें अपने अंदर इतनी शक्ति का अनुभव हुआ कि यह पर्वत को भी फाड़ सकते हैं, समुद्र को भी तैर कर पार सकते हैं। उन पर नशा सा छा गया, जैसे बालक काठ के घोड़े पर सवार होकर समझ रहा हो वह हवा में उड़ रहा है। और ये सब चीजें कब, जब गोविंदी ने मेहता की प्रशंसा की है। और मेहता ने जो ये भी कहा, ये कहा कि मेहता ने श्रद्धा मधुर स्वर में ये कहा इस पूरे पैराग्राफ में, ये जो सुख दुख दोनों का, ये देखो, जो सुख और दुख दोनों का दमन करते हैं और जो रोने को कमजोरी और हंसने को हल्कापन समझते हैं, उनसे मेरा कोई मेल नहीं। जीवन मेरे लिए आनंद में क्रीड़ा है, सरल स्वच्छंद जहां कुत्सा ईर्ष्या और जलन के लिए कोई स्थान नहीं। ये प्रेमचंद की अभिव्यक्ति है जो मेहता के माध्यम से व्यक्त हुई है। क्या कि भविष्य की परवाह नहीं करता, मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है, भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। हमें जीवन की शक्ति इतनी कम है कि भूत और भविष्य में फैला देने से वह और भी क्षीण हो जाती है। ये चीज कि हमको वर्तमान में ही जीना चाहिए, वर्तमान ही सब कुछ है। हम व्यर्थ का भार अपने ऊपर लादकर रूढ़ियों विश्वासों और इतिहास के मलबे के नीचे दबे पड़े हैं, उठने का नाम नहीं लेते। वह सामर्थ्य ही नहीं रही जो व्यक्ति, जो शक्ति, जो स्फूर्ति मानव मन को पूरा करने में लगनी चाहिए, है ना, यहां तक। और एक पंक्ति ये कि मैं कहता हूं कि अगर तुम हंस नहीं सकते और रो नहीं सकते तो तुम मनुष्य नहीं हो, पत्थर हो। वह ज्ञान जो मानवता को पीछ डाले ज्ञान नहीं है, कोलू है। मगर क्षमा कीजिए, अच्छा वहीं तक, वह ज्ञान नहीं कोलू है। ये सब मेहता के कथन है। और इसके अलावा इसी में एक अगले पैराग्राफ में इसमें एक कथन और इंपॉर्टेंट है। मेहता ने दर्द भरे स्वर में कहा, मातृत्व महान पद है। देख कहा है मातृत्व महान पद है, ये रहा। और किसको कहा जा रहा है, लिख लो, मेहता का गोविंदी के प्रति कथन। पूरा लिखो आप ऐसे कि मेहता का गोविंदी के प्रति कथन है, गोविंदी के प्रति कथन। और गोविंदी और कामनी तो एक ही है, चंद्र प्रकाश खन्ना की पत्नी है। लड़ाई रूट करके अपने बच्चे को लेकर निकली है, पार्क के पास में इसकी मेहता से मुलाकात हुई है और इनमें आपस में संवाद हो रहा है। मातृत्व महान गौरव पद है देवी जी, और गौरव पद, और गौरव के पद में कहां अपमान और कहां धिक्कार, कहां तिरस्कार नहीं मिला। माता का काम जीवन दान हो देना होता है। जिनके हाथों में इतनी अतुल शक्ति है, उसे इसकी क्या परवाह कि कौन उससे रूठता है, कौन बिगड़ता है। प्राण के बिना जैसे देह नहीं रह सकती, उसी तरह प्राण का भी यही सबसे उपयुक्त स्थान है। मैं आपको धर्म और त्याग का क्या उपदेश दूं, आप तो उसकी सजीव प्रतिमा है, ये चीज है। तो ये कह रहा है कि तुम ऐसे रूठ के मत जाओ, वापस अपने घर चले जाओ। और पढ़िए, देखो, गोविंदी ने अधीर होकर कहा, लेकिन मैं केवल माता ही तो नहीं हूं, नारी भी तो हूं। मेहता ने 1 मिनट तक मौन रहने के बाद कहा, हाँ है, लेकिन मैं समझता हूं कि नारी केवल माता है और उसके उपरांत में जो कुछ है वह सब मातृत्व का उपकरण मात्र है। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग, सबसे महान विजय है। एक शब्द में मैं उसे लय कहूंगा, जीवन का, व्यक्तित्व का और नारित्व का भी, है ना। तो ऐसे करके उसको समझा रहा है। आप मिस्टर खन्ना के विषय में इतना ही समझ लें कि वे अपने होश में नहीं है। वह जो कुछ कहते हैं या करते हैं वह उन्माद की दशा में करते हैं, मगर ये उन्माद शांत होने में बहुत दिन ना लगेंगे और वह समय बहुत जल्द जाएगा जब वह आपको अपनी इष्ट देवी समझेंगे। इष्ट देवी,
है, मजा आ गया। तो इष्ट देवी समझ ले तो बात ही क्या है। पर देखो घर बचाने की कोशिश कर रहा है, नहीं तो होता कोई लुच्चा लफंगा, हाँ छोड़ छोड़े मांग लगा, चल मेरे पास दूसरा घर है। गोविंदी ने इसका कुछ जवाब ना दिया, धीरे धीरे कार की ओर चली। मेहता ने बढ़कर कार का द्वार खोल दिया। गोविंदी अंदर आ बैठी, कार चली मगर दोनों मौन थे। गोविंदी जब अपने द्वार पर पहुंचकर कार से उतरी तो बिजली के प्रकाश में मेहता ने देखा उसकी आंखें सजल है। बच्चे घर में से निकल आए और अम्मा अम्मा कहती है माता से लिपट गए। गोविंदी के मुख पर मातृत्व की उज्जवल में गौरवमयी ज्योति चमक उठी। उसने मेहता से कहा कि इस कष्ट के लिए आपको बहुत धन्यवाद, और सिर नीचा कर लिया। आंसू की एक बूंद उसके कपोल पर आ गिरी थी। उसके किसके? खुद के ही, खुद के ही। मेहता की आंखें भी सजल हो गई। इस ऐश्वर्य और विलास के बीच में भी ये नारी हृदय कितना दुखी है, और ज्यादा पढ़ाऊंगा तो तुम दुखी हो जाओगे। तो भाग 19, आधा गोदान हमारा हो चुका है, लेकिन आधा होने में जो 4 दिन का समय लगा है ना, आज चौथा दिन है कि 5वां दिन है? आज चौथा व्याख्यान है। परंतु अब ये जो बचे हुए पन्ने हैं ये 2 दिन के व्याख्यान है, तो ये 2 दिन में हो जाएंगे। अभी तो कल शनिवार है, यदि पॉसिबल हुआ तो संडे को भी क्लास के बारे में सोचेंगे। अभी तो कल आओ आप एक बार 10 बजे, कल मिलते हैं, कल देखते हैं इसको, है ना? ठीक है भाई, लाइव वाले छात्रों इतना ही रखते हैं आज के लिए। हाँ हाँ, कल वही टाइम है 10 बजे का। हाँ कल मिलते हैं फिर, है ना भाई? देखो ये काम की पंक्ति है, गोदान उपन्यास का वह कौन सा पात्र है जो अपना हाथा क्लब भी रखता है, कचहरी भी रखता है, अखाड़ा भी रखता है, और दिन भर जमघट लगा रहता है। और अखाड़े में कबड्डी का तगड़ा खिलाड़ी है ये, मिर्जा खुर्शीद मेहता पर ही भारी पड़ गया था। मोहल्ले में अखाड़े के लिए कहीं जगह नहीं मिलती, मिर्जा ने एक छप्पर डलवा करके अखाड़ा बनवा दिया है। वहां नित्य 150 लड़ने वाले आ जुटते हैं, और यही नगर का राजनीतिक संचालन। देखो पिछले जलसे में मालती नगर कांग्रेस कमेटी की सभानेत्री चुन ली गई, तब से तो इस स्थान की रौनक और भी बढ़ गई है। जो नगर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है, सभानेत्री का मतलब सभाध्यक्ष है, वो कौन चुन ली गई थी? मालती। गोबर को यहां रहते हुए कितने साल हो गया? साल भर हो गया। पर गोबर था महत्वाकांक्षी व्यक्ति। आप देखना गोबर क्या कर देगा। गोबर खूब कमाई करेगा और अपने गांव जाएगा, और जो जो उसके शोषण करते हैं ना होरी का, सबको लताड़ लगाएगा। झिंगुरी सिंह को उसकी औकात दिखा देगा, और दाता दीन को समझा देगा, और भोला के घर जाएगा, तू कैसा ससुर है, तू मेरे बैल ले आया खोल करके। इतनी चतुराई से उसको पकड़ता है कि वो भोला वो दोनों बैलों को साथ भेज देता है, भाई तू ले जा। और गांव में जाकर रौब दिखाता है। गांव के बेरोजगार लोगों के लिए वो हीरो हो गया, पैसे कमाता है। सब लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा इसके साथ चले जाए, शहर में कमाने लगे। तो जरा होरी का जो गोबर है, इसका काया पलट देखो आप। साल भर हो गया इसको यहाँ रहते हुए। अब वह सीधा साधा ग्रामीण युवक नहीं है, उसने बहुत कुछ दुनिया देख ली और संसार का रंग ढंग भी कुछ कुछ समझने लगा है। मूल में वह अब भी देहाती है, पैसे को दांत से पकड़ता है, स्वार्थ को कभी नहीं छोड़ता, और परिश्रम से जी नहीं चुराता, न कभी हिम्मत हारता है। किसके बारे में बताया है? गोबर के बारे में। लेकिन शहर की हवा, तुम्हें भी लग गई क्या शहर की हवा? नहीं लगी? गोबर को तो लग गई। उसने पहले महीने में तो केवल मंजूरी की, आधा पेट खाकर थोड़े रुपए बचा लिए। फिर वह कचालू और बटर और दही बड़े के खोचे लगाने लगा। वो जान गया मजदूरी में जो मजा नहीं है। अपना खुद का बिजनेस, कचालू जानते हो?
कचालू क्या है? कचालू क्या होता है? अरे आलूओं को तल के चटपटा मसाला भुरकना, मतलब डालना, और सींग लगा लगा के नहीं खाते हो? कचालू नहीं खाया? कचालू तुमने तो शायद आलू भी नहीं खाया हो। तब पूरा अब देखना, ध्यान देना, कचालू मटर और दही के खोंचे लगाने लगा। इसमें तो बिजनेसमैन हो जाएगा, ये इतना पैसा कमा लेगा। इधर ज्यादा लाभ देखा तो नौकरी छोड़ दी। किसकी नौकरी? मिर्जा खुर्शीदी। कितना मिलता? 15 रुपया। छोड़ दिया। और जब गर्मियों के दिन आते तो शरबत और बर्फ की दुकान खोल ली। लेन देन में खरा था इसलिए उसकी साख जम गई। जाड़े आए तो शरबत की दुकान की जगह गर्म चाय का प्याला हो। चाय गरम वाला। मोदी चाय बेचता हुआ प्रधानमंत्री बन गया ना, तो चाय की दुकान खोल ली। और भाई हल्के मत लेना, अब उसकी रोज की आमदनी 2.5-3 रुपए से कम नहीं है। कितने रुपए से कम नहीं है? 2.5-3। 3 रुपया रोज कमाएगा तो 90 रुपया हो गया एक महीने का। 90 रुपया बहुत होता है। अंग्रेजी स्टाइल के तुम्हारी तरफ बाल कटवा लिए हैं। महीन धोती पहनता है, पैसे वाली धोती, और पंप शू और पहनता है, स्पेशल जूते पहनता है चमड़े के। लाल ऊनी चादर खरीदी, पान सिगरेट का शौकीन हो गया है। शहर की हवा लग गई है ना? पान खाता है, सिगरेट पीता है, सभाओं में आने जाने से कुछ कुछ राजनीतिक ज्ञान भी हो गया है। राष्ट्र और वर्ग का अर्थ समझने लगा है। सामाजिक रूढ़ियों की प्रतिष्ठा, लोक निंदा का भय अब उसमें बहुत कम रह गया है। आए दिन पंचायतों ने उसे और निसंकोच बना दिया, वगैरह वगैरह। और जिस बात के पीछे वह यहाँ घर से दूर मुंह छिपाए पड़ा हुआ है, उसी तरह की बल्कि उससे भी कहीं निंदास्पद बातें यहाँ रोज होती है और कोई नहीं भागता। तो वो क्यों डरे और क्यों मुंह चुराए? अब ये जाएगा, कहाँ जाएगा? बेलारी। और पूरी बेलारी को हिला के रख देगा। देखना भाई। उन दिनों में उसने एक पैसा भी घर नहीं भेजा, 1 साल से कुछ नहीं भेज रहा है। माता पिता को रुपए पैसे के मामले में इतना चतुर नहीं समझता है ये, वगैरह वगैरह। और देखिए, और सुनो, एक चीज और है, अब वह छोटा मोटा खुद भी महाजन हो गया। खुद भी ब्याज पे पैसा देने लग गया है वो। छोटा मोटा महाजन है, पड़ोस के इक्के वाले गाड़ी वाले धोबियों को सूद पर रुपए उधार देता है। इस 10-11 महीने में ही उसने अपनी मेहनत और किफायत यानी मितव्ययता से और अपने पुरस्कार से स्थान बना लिया है। अब झुनिया को यहीं ला के रखेगा वो शहर में, और झुनिया आएगी मटक के और धनिया को 2 बात सुना और देगी। ये वही झुनिया है जो पांव पकड़ लिया धनिया का। देखना अगले एपिसोड में, आनंद आएगा तुमको। तीसरे पैर का समय है, सड़क के नल पर नहा कर आया है, शाम के लिए आलू उबाल रहा है। मिर्जा खुर्शीद द्वार पर आ खड़े हो गए, लेकिन गोबर अब उसका नौकर नहीं है। कभी चित, कभी पट, रंक राज्यशाली हो जाते हैं और राज्यशाली रंक हो जाते हैं। मिर्जा खुर्शीद दारू के चक्कर में सब कुछ गंवा बैठा, इज्जत भी और पैसा भी। अब कह रहा है कि इसने सब कुछ छीन लिया तो दारू को मैं अब नहीं छोड़ूंगा। और पैसे नहीं है, दारू कहां से पिए? उधार लेने के लिए गोबर से ही आ गया पैसे। सोचो क्या हिम्मत हुई है। और गोबर कई बार दे चुका है, उसको पता है कि वापस नहीं करता है। गोबर अब उनका नौकर नहीं है, पर अदब उसी तरह करता है, सम्मान तो करता है और उनके लिए जान देने को तैयार रहता है। द्वार पर जाकर पूछा, क्या हुक्म है सरकार? जान देने को तैयार हो जाना आसान चीज है, पैसे देना कठिन चीज है। जान दी जा सकती है, पैसे नहीं। कोई कह रहा मैं तेरे लिए जान दे सकता हूं, तो उसको कहो जान मत दो, पैसे दे दो। जान क्यों दे रहे हो? 1 लाख रुपया दे दो। लोग अरे जान ही दे देता हूं। अरे जान नहीं चाहिए तेरी, साले यार पैसा दे, 1 लाख ला। पैसे नहीं देगा वो, देख लो तुम। जान देने के लिए तैयार रहता है ना। फिर आप पूछा द्वार पर जाकर, क्या हुक्म है सरकार? मिर्जा ने खड़े खड़े कहा, तुम्हारे पास कुछ रुपए हो तो दे दो, आज 3 दिन से बोतल खाली पड़ी हुई है और जी बहुत बेचैन हो रहा है। ये उससे पूछो जो पीता है, उसको नहीं मिला उसकी क्या हालत होती है। तड़पता है वो, जैसे मछली तड़पती है पानी के बिना, ऐसी वो तड़पता है। आदत लग गई ना उसको, आदत। गोबर ने इसके पहले भी 2-3 बार मिर्जा को रुपए दिए, अब तक वसूल न सका था। तकाजा करते डरता था, मिर्जा जी से रुपए लेकर देना न जानते थे मिर्जा जी।
मिर्जा जी रुपए लेकर तो देना जानते ही नहीं थे, उनके हाथ में रुपए टिकते ही नहीं थे, इधर आए उधर गए। तो ये तो नहीं कह सका मैं रुपए न दूंगा या मेरे पास रुपए नहीं है, शराब की निंदा करने लगा। आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते सरकार, क्या इसे पीने से कुछ फायदा होता है? मिर्जा जी ने कोठरी के अंदर आकर खाट पर बैठते हुए कहा, तुम समझते हो मैं छोड़ना नहीं चाहता, शौक से पीता हूं, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम अपने रुपयों के लिए न डरो, मैं एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा। सच कहता हूँ मालिक, मेरे पास इस समय रुपए होते तो आपसे इनकार करता, पूरा महाजन हो गया है, ब्याज में दे देगा, लेकिन इसको नहीं देगा। 2 रुपए भी नहीं दे सकते। देखो 15 रुपए की नौकरी देने वाला मालिक की हालत क्या है कि 2 रुपए भी नहीं दे सकते। इस समय तो नहीं है, मेरी अंगूठी गिरवी रख लो। गोबर का मन ललचा गया, पर बात कैसे बदले, अब कहां से आ गए पैसे? बोला ये आप क्या कहते हैं, मालिक रुपए होते तो आपको देता, अंगूठी की कौन बात थी? मिर्जा ने अपने स्वर में बड़ा दीन आग्रह भरकर कहा कि मैं फिर तुमसे कभी नहीं मांगूंगा गोबर, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। इस शराब की बदौलत, देखो इस शराब की बदौलत मैंने लाखों की हैसियत बिगाड़ दी और भिखारी हो गया। अब मुझे भी जिद पड़ गई है, चाहे भीख ही मांगनी पड़े, पर इसे छोड़ूंगा नहीं, भीख मांग के भी पीऊंगा। चौराहे पर ऐसे बहुत से भिखारी है जो भीख इसलिए मांगते हैं ताकि शाम को ढोला मारू का जुगाड़ हो जाए। दारू का नाम है, सस्ती आती है ढोला मारू। जब गोबर ने अब की बार इंकार किया तो मिर्जा साहब निराश होकर चले गए, क्या करें। देखो जरा गोबर कैसे पैसे देता है। ये देखो, ये देखिए आप, अलाउद्दीन बीड़ी जलाता हुआ, बीड़ी जलाई ले थोड़ी देर में। ये देखो, ये देखो भाई, थोड़ी देर में एक इक्के वाला रुपए मांगने आया, उसका नाम क्या था? अलाउद्दीन, सिर घुटा हुआ, खिचड़ी दाढ़ी। उसकी लड़की विदा हो रही थी, 5 रुपए की उसे जरूरत थी, गोबर ने उसे 1 आना रुपया सूद पर दे दिया। पैसा कितना? खुर्शीद को नहीं दिया और ब्याज भी दे दिया। गोबर छोटा मोटा महाजन हो गया। नौकरी में कुछ नहीं है, अपना खुद का बिजनेस बहुत बड़ी चीज है। और ये खिलाता है कि बढ़िया आलू मटर की दुकान लगा ली, कभी गर्मी में शरबत पिलाता, सर्दी में चाय पिलाता। अपने यही गांव में ताश खेलने वाले लोग ताश में पूरे दिन टाइम बिगाड़ देते हैं। इतने बच्चे पढ़ते हैं, यही सर्दियों में चाय की दुकान खोल लेता तो चाय भी कमा खाता वो। तुम्हारे चक्कर में तो ये और खुल गई है कि स्पेशल चाय टी, यहाँ थोड़ी सी आ गए। अब तुम्हारा बैच खत्म हो जाएगा, जब चाय कैसे बिकेगी? अलाउद्दीन ने धन्यवाद दिया। गोबर ने किसको उधारी दे दी? अलाउद्दीन को दे दी है। और क्या, अलादीन ही तो अलाउद्दीन खिचड़ी है। और अलादीन नाम याद रख लो, अलादीन। अलादीन बीड़ी जलाता बोला, खर्च अल्लाह देगा भैया, छोड़ो आप तो। और देखो इसके एंड में क्या होता है, इतने में भूरा इक्का ले आया। अब ये जाना चाह रहा है। गोबर ने सबको राम राम किया। देखो भाई, सब हिंदू हैं, मुसलमान हैं, छोटे लोगों में कोई भेदभाव नहीं होता है। देख लो तुम, रोजा रखने वाले रोजा रखो, एकादशी रखने वाले एकादशी। कभी कभी विनोद भाव से एक दूसरे पे मजाक कर लेते हैं, लेकिन दूर दूर तक सांप्रदायिक द्वेष नाम की कोई चीज नहीं है। ये तो बड़े पढ़े लिखे लोग आपस में लड़ते रहते हैं, छोटे लोग होते हैं उनको हिंदू मुसलमान की समस्या नहीं होती है, रोटी की समस्या होती है। देख लो, सांप्रदायिकता छोटे लोगों में नहीं होती है। इससे पहले इसने कहा है कि गोबर घर जा रहा है, कई मर्द औरतें उसे विदा करने आ रहे हैं। सोच लो लखनऊ में क्या दबदबा बनाया, कई मर्द औरत तो उसको विदा करने आ रहे हैं। गोबर ने उन्हें अपना घर सौंपते हुए कहा, तुम ही लोगों पर छोड़े जाता हूं, भगवान ने चाहा तो होली के दूसरे दिन लौटूंगा मैं। कब लौटूंगा? होली के दूसरे दिन। और देख लो भाई, ये भूरा आ गया इक्का लेकर, इसके इक्के तक आएगा रेलवे स्टेशन बैठकर। भूरा ले आया इक्का, भूरा इसका दोस्त है, जान दे सकता है इसके लिए। अभी दिन भर का अभी दिन भर का धावा मार कर आया था, खबर मिली गोबर जा रहा है, वैसे ही का लेकर फेर दिया। घोड़े ने आपत्ति की, कई चाबुक लगाए,
गोबर ने इक्के पर सामान रखा, इक्का बड़ा पहुंचाने वाले गलीजा ऐसे पहुंचा दिया। गोबर ने सबको राम राम किया, इक्के पर बैठ गया। सड़क पर इक्का सरपट दौड़ रहा है, गोबर घर जाने की खुशी में मस्त था, बूढ़े उसे घर पहुंचाने की खुशी में मस्त था, और घोड़ा उसका पानीदार एकदम मुड़ा चला जा रहा है। बात बात में स्टेशन आ गया। गोबर ने प्रसन्न होकर 1 रुपया कमर से निकालकर भूरे की तरफ बढ़ा दिया, लोग घर वालों के लिए मिठाई लेते जाना, पैसे वाला है गोबर। भूरे ने कृतज्ञता भरे तिरस्कार से उसकी ओर देखा, तुम मुझे गैर समझते हो भैया, एक दिन जरा इक्के पर बैठ गए, मैं तुमसे इनाम लूंगा, जहां तुम्हारा पसीना गिरे वहां खून गिराने को तैयार हूं। गोबर ने प्रभाव जमा लिया है पूरा लखनऊ में, जिसके यहाँ नौकरी की थी वो तो इससे पैसे मांगने आ रहा है? इतना छोटा दिल नहीं पाया है, और ले भी लूंगा तो घर वाले मुझे जीतना ना छोड़ेगी, गोबर से पैसे ले लिए निपुते। गोबर ने कुछ नहीं कहा, लज्जित होकर अपना असवाब यानी सामान उतारा और टिकट लेने चल दिया, और भाग 20। इसको ऐसे याद रखना कि तू 19 तो मैं 20, मैं 20 हूं, तुझ पे भारी हूं। गोबर अपने गांव कौन से अंक में पहुंचा, इसको ध्यान रखना है, अंक 20। तो अंक 20 में आपको ये तो ध्यान रखना है, और भी क्या अंक 20 में कोई मसाला अच्छा है? अंक 20 में वही है, यही पहुंच करके सबको लताड़ता रहता है। भोला को भी उसकी औकात दिखा दी, मेरे बैल खोल के लाया था। भोला कह रहा है भाई बाकी सब ठीक है, तू जंगी अपने संग ले जा। भोला के दो बेटे हैं, कामता और जंगी, तू जंगी को साथ में ले जा। तो भाई सुनो जरा, अब बोला अब गोबर गांव में पहुंचकर क्या खुरापात करता है, गोबर में आप अपनी झलक देखो। नहीं, नौकरी लगने के बाद जब तुम शहर से अपने गांव जाओगे तो तुम्हारी भी वही स्थिति होगी जो अब गोबर की होती है। क्या प्रेमचंद का प्रकृति चित्रण है, जरा देखो तो। फागुन अपनी झोली में नवजीवन की विभूति लेकर आ पहुंचा था। आम के पेड़ दोनों हाथों से बौर के सुगंध बांट रहे थे, कोयल आम की डालियों में छिपे संगीत का गुप्त दान कर रही थी। ये प्रकृति का चित्रण 20 भाग का एकदम प्रारंभिक चित्रण है। गांव में ऊख की बुआई लग गई थी, गांव में खूब फसल बोई जा रही है। वैसे तो ओ मरेगा साला, दिख नहीं रहा इसको। मैं आज तुमको सुबह ही कह रहा था कि नहीं ये बात, या कल कह रहा था कि इनके लिए ये अभ्यस्त है, तीसरा आएगा पंख कटवाएगा, और अभी देख लो आज हो गया। अब काली जवान का मैं हूं नहीं बता दो, है ना? और मैं यहीं से देख रहा हूं कि बिल्कुल गलत दिशा में उड़ रहा है, मरेगा। देख लो भाई, है बच गया, लेकिन ये बुरी मौत मरता ही है, और उड़ के चला गया है। अरे इनको डिस्टर्ब कोई करने आ ही नहीं सकता, ये बहुत सेफ है, सेफ। तो कुल मिलाकर के अब जरा हमको देखना यह है कि गोबर क्या गुल खिलाता है। तो जरा देखो, गांव में ऊख की बुआई लग रही है, धूप नहीं निकल रही है, और हालात ये है कि बेचारे हौरी के बैलों को तो ले गया भोला, अब वो तो अपने खेतों में मजदूर हो गया, और वो दाता दीन उससे बहुत बुरा व्यवहार करता है, पूरी मंजूरी करवा रहा है, अपने खेतों में डांट रहा है उसको। पर हौरी खेत में पहुंच गया, धनिया सोना रूपा तीनों तलैया से ऊख के भीगे हुए गट्ठे निकाल निकाल कर खेत में ला रही है। हौरी गड़ांसे से ऊख के टुकड़े कर रहा है, अब वे दाता दीन की मजूरी करने लगा है। अब वह किसान नहीं मजूर है, जबकि ये मजूर बनना नहीं चाहता था, मजबूरी में हौरी किसान से मजदूर बन गया है। 20वें अंक में देखो आप, दाता दीन से अब उसका पुरोहित जजमान का नाता नहीं है, बल्कि किसका नाता है? मालिक मजदूर का नाता है। ध्यान रखना, किसका मजदूर बन गया? दाता दीन का। दाता दीन का निकम्मा छोरा कौन है? माता दीन है। किससे प्रेम करता है?
सिलिया से दाता दीन ने आकर डांटा और हाथ फुर्ती से चलाओ होरी, इस तरह तो तुम दिन भर में काट सकोगे ना काट सकोगे। होरी ने हाथ अभिमान के साथ कहा, चला ही तो रहा हूं महाराज, बैठा तो नहीं हूं। खोपड़ी भी छड़ जाते हैं मजदूरों के, ऐसे कर वैसे कर। दाता दीन मजदूरों से रगड़ कर काम लेते थे, इसलिए उनके यहाँ कोई मजदूर टिकता ही नहीं था। और ही उनका स्वभाव जानता था, पर जाता कहाँ। पंडित उसके सामने खड़े होकर बोले, चलाने चलाने भेद है, एक चलाना वो घड़ी भर में काम तमाम, दूसरा चलाना वो एक दिन भर में एक ऊख भी ना कटे। अब बेचारा क्या करे, होरी बिस्का घूम पी के रह गया, जो भी है। पर कुल मिलाकर के मामला ऐसा हो गया, इससे काम इतना रगड़ के लिया जा रहा है कि बेचारा बेहोश तक हो गया है। देखो दो आदमी होरी को, देखो हालत ये हो गई है, हालत देखो। ऐसे जल्दी पकड़ में आता है इसलिए कर देता हूं। दो आदमी होरी को टिका कर लाए, घर लाए, चारपाई पे लिटा दिया। ये सब हालत हो गई है बेचारे की। ये हालत है। दाता दीन कूट रहे थे, बुआई में देर हो जाएगी। माता दीन तो इतना निर्दयी न था। देखो दाता दीन तो कूट रहा था, पर छोरे में चाहे कितना ही नशेड़ी छोरा हो, माता दीन निर्दयी नहीं है, जब तो सिलिया को प्यार करता है। तो दौड़कर घर से गर्म दूध लाया और एक शीशी में गुलाब जल भी लेता आया, और दूध पीकर होरी में जैसे जान आ गई। गुलाब जल छिड़का ताकि थोड़ी ठंडा का है, गर्मी भगे। क्यों क्यों गर्मियों में गुलाब के पत्ते बिछा के सोते हो कि नहीं बेड पर? ठंडी ठंडी लगती है नहीं? ए यारो, दुनिया कितना ऐसो आराम कर रही है, छोटा मोटा सुख तो तुम भी ले लिया करो। गुलाब जल की शीशी डाली, गुलाब के पत्ते डाले, खर्राटे मार सो गए नहीं। और देखो उसी वक्त गोबर एक मजदूर के सिर पर अपना सामान लादे आता दिखाई दिया। शहंशाह की एंट्री हो गई है। गांव के कुत्ते पहले तो भूखते और उसकी तरफ दौड़ते, फिर दो मिलाने लगते, तो अपने आदमी है। रूपा ने कहा, भैया आ गए, भैया आ गए। सबसे पहले किसको दिखाई दे गया? रूपा सबसे छोटी बच्ची है, तालियां बजाती हुई दौड़ी। सोना भी दो तीन कदम आगे बढ़ी, पर अपने उत्साह को भीतर ही दबा गई। एक साल में उसका यौवन कुछ और संकोचशील हो गया था। किसका? जैसे जैसे बड़ी हो रही है थोड़ी संकोची हो रही है। एक होता है छोटे छोटे भाई बहन होते हैं, खुल के खेलते हैं। अब बीच में जब यौवन आ जाता है तो दो बातें सोचनी पड़ती हैं। जुनिया भी घूंघट निकाले द्वार पर खड़ी हो गई, आ गए हो मेरो। गुस्सा आना चाहिए कि प्रेम? छोड़ के चला गया, भाग गया। गोबर ने माँ बाप के चरण छुए और रूपा को गोद में उठा के प्यार किया। धनिया ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका सिर अपनी छाती से लगा लिया। मित्रों, एक माँ के भाव तो देखो। मानो अपने मातृत्व का पुरस्कार पा गई। उसका हृदय गर्व से उमड़ा पड़ता था। आज तो वह रानी है, इस फटे हाल में भी रानी है। कोई उसकी आंखें देखे तो उसका मुख देखे, उसका हृदय देखे, उसकी चाल देखे, रानी भी लजा जाएगी। गोबर कितना बड़ा हो गया है, पैर ओढ़कर कैसा भला मानस लगता है। तो माँ कितनी खुश हो रही है कि आज कोई मुझे देखे। तो ये मातृत्व उसका जागृत तो उठा है। धनिया के मन में कभी अमंगल की शंका नहीं हुई, पर उसका मन कहता था कि गोबर कुशल से है, जहां भी ये प्रसन्न है। तब से अब आया ये, एक साल बाद भाग करके आया है। आज उसे आंखों देखकर मानो उसके जीवन धूल धक्कड़ में गुम हुआ रत्न मिल गया हो। मगर हौरी ने मुंह फेर लिया था। हौरी को तो गुस्सा आएगा। गोबर ने पूछा, दादा को क्या हुआ? अम्मा। धनिया घर का हाल कहकर उसे दुखी न करना चाहती थी। बोली, कुछ नहीं है बेटा, जरा सर में दर्द है। चलो कपड़े उतारो, हाथ मुंह धो, कहां थे तुम इतने दिन, फला ढिका सब बात चल रही है। जो भी है, माल भी लाया है। झुनिया दूर खड़ी थी। झुनिया भाव खाएगी थोड़ा सा, देखो। गोबर ने उसके साथ जो व्यवहार किया, आज वह उसका बदला लेगी। आसामी को देखकर महाजन उससे वह रुपए वसूल करने को भी व्याकुल हो रहा है जो उसने बट्टे खाते में डाल दिए थे। बच्चा उन्हीं चीजों की ओर लपक रहा था और चाहता था कि सबका सब
एक साथ मुंह में डाल ले। बच्चा भी है ना गोदी में दुनिया के। सोना बोली भैया तुम्हारे लिए ऐना कंगी लाए हैं भाभी, ऐना कंगी लाए हैं। हाँ तो ऐना आई ना। कांच दर्पण गांव की महिला के लिए गिफ्ट होता है। देखती रहे अपने चेहरे को और बाल काटती रहे, सस्ता और बढ़िया टिकाऊ। भाभी के लिए क्या माल लाया है? कांच कंगा। ए उठा करा उठा करा कांच कंगा। जूनिया ने उपेक्षा के भाव से कहा मुझे ऐना कंगा ना चाहिए, अपने पास रखे रखे। रूपा ने बच्चे की चमकीली टोपी निकाली। ओ बच्चे के लिए क्या आ गई? चमकीली टोपी। इसे क्या पता बच्चा हो गया क्या? ओ चुन्नू की टोपी है। बच्चे का नाम क्या दे रखा है? ओ चुन्नू की टोपी आ गई चमकीली। उसे बच्चे के सिर पे रख दिया। माल देखना कि इसके लिए क्या आया। बच्चे के लिए टोपी चमकीली, और जुनिया के लिए कांच कंगा। लाता 1 आध किलो पेठा। गांव की महिला के लिए कलाकंद नसीब ना हो तो पेठा ही बर्फी का काम करती है। पेठा पेठा लेके देता है, या जलेबी ऐसे ही खाती है वो, सस्ती बढ़िया मिठाई। जलेबी सस्ती होती है और टूट के पड़ते हैं, गांव में जलेबी बहुत बिकती है। जोनिया ने टोपी उतारकर फेंक दी। सहसा गोबर को अंदर आते देखकर बालक के लिए अपनी कोठरी में चली गई। दुनिया गुस्सा है भाई। गोबर ने देखा सारा सामान खुला पड़ा है। उसका जी तो चाहता था कि दुनिया से मिलकर अपना अपराध क्षमा मांगे, लेकिन अंदर जाने का साहस नहीं हो रहा। वहीं बैठ गया, चीजें निकाल निकाल कर देने लगा। मगर रूपा इसलिए फूल गई कि उसके लिए चप्पल क्यों नहीं आई। रुपए क्या चाहती है, उसके पास क्या नहीं है? चप्पल। और सोना उसे चिढ़ाने लगी, तू क्या करेगी चप्पल लेकर, अपने गुड़िया से खेल। हम तो तेरी गुड़िया देखकर नहीं रोते, तू मेरी चप्पल देखकर क्यों रोती है? इसका मतलब सोना के लिए क्या आइटम आ गया? सोना के लिए चप्पल आ गई, उसके लिए गुड़िया आ गई। मिठाई बांटने की जिम्मेदारी धनिया मिठाई भी लाया है भाई। धनिया ने तो मिठाई तो गांव के बड़े बूढ़े ही बांटते हैं, मतलब घर का बड़ा बूढ़ा होता है, ताकि सबको बराबर चली जाए, कोई भेदभाव ना हो। अब परंपराएं बदल रही हैं। नहीं, पहले जब दीपावली पूजन होता था 5-7 प्रकार की मिठाई आती थी, घर में कई लोग हुआ करते थे, 8-10 परिवार बड़ा होता था, तो ये काम माँ के द्वारा ही भाई भोग लग गया। अब सब प्रकार की मिठाई में से ये तेरी, ये तेरी, ये तेरी, एक डिब्बा पूरा, दूसरे डिब्बे में से ये तेरी, ये तेरी, ये तेरी। उस वक्त ध्यान रहता था कि बर्फी कहाँ जा रही है, ई ज्यादा आ जाए, पता से खील पता से तो चाहे थोड़ा कम भी आ जाए, है ना। तो धनिया ने जिम्मेदारी ले ली। इतने दिनों के बाद लड़का कुशल से घर आया है। गांव भर में बहना बंटवाएगी। बहना जानते हो, ढूंढ। ये बहना वही है कि भाई वाणी आके गीत गवाएगी, कछु बतासे बतासे मार देगी। एक गुलाब जामुन रूपा के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। सबके लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान होता है गुलाब जामुन, तो छोटा होता है। हांडी उसके सामने रख दिया, कूद कूद खाए। जो भी है, संदूक खुला, साड़ियां निकलने लगी। किनारेदार लाला पटेश्वरी लाला के घर में जैसे पहनी जाती थी, खूब हल्की महीन साड़ियां, अच्छे पैसों की। बड़े आदमी जितनी महीन साड़ियां चाहे पहने, लेकिन उनकी महरियों को बैठने और सोने के सिवा और कौन काम है। लेकिन यहाँ तो खेत खलियान में तुम फैंसी साड़ी पहन चले जाओगे क्या? खत्म हो जाएगी। ये तो उन लोगों के लिए है जो कोई काम धाम नहीं होता। एसी में से निकली, एसी में गई, पार्टी सार्टी की, थोड़ा बहुत डांस हुआ और हो गया। और तुम खुरपी चलाओगे फैंसी साड़ी पहन के। धनिया प्रसन्न होकर बोली तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा, इसका दुपट्टा बिल्कुल तार तार हो गया था, मतलब जर्जर अवस्था में हो गया था। धनिया की साड़ी में कई पैबंद लगे थे, सोना की साड़ी फटी हुई थी। अरे सब भाई बड़ा गरीबी का साम्राज्य है यहाँ तो। ऐसे करके सामान लाया है। और देखो भाई, परदेश में जाने क्या क्या खाता पीता रहा होगा। जाकर दुलारी की दुकान से गेहूं का आटा ले, चावल घी उधार लाई। उधर महीनों से सवाइन 1 पैसे की चीज उधार न देती थी, पर आज तो उसने एक बार भी नहीं पूछा कि पैसे कब दोगी। क्या गोबर आया है पूरा बन ठन के कपड़े पहनकर, इसका मतलब माल है, कमाई करने लगा है। उसने पूछा गोबर तो खूब कमा के आया है ना? धनिया बोली अभी तो कुछ नहीं खुला दीदी, अभी मैंने कुछ कहना उचित न समझा। हाँ, सबके लिए किनारेदार साड़ियां लाया है, तुम्हारे आशीर्वाद से कुशल लौट आया, मेरे लिए तो यही बहुत है। दुलारी पूरी बदमाश है। भगवान करे जहां रहे कुशल रहे। माँ बाप को क्या चाहिए, लड़का समझदार है, छोकरों की तरह उड़ाऊ नहीं है। हमारे रुपए अभी नहीं मिले, हमारा भी उधारी वापस कर देना भाई।
तो ब्याज तो दे दो रुपए, नहीं तो भी दिन रात ब्याज का बोझ तो बढ़ ही रहा है। उधर सोना चुन्नू को उसका फ्राक टोप और जूता पहना कर राजा बना रही है। कुल मिलाकर चुन्नू कौन है? गोबर का जो बेटा हुआ है ये है। पर जब ये लड़ झगड़ करके धनिया झुनिया को अपने साथ ले जाएगा तो चुन्नू वहां चल नहीं पाएगा। चुन्नू वहां मर जाता है, 2 साल का मर जाता है। फिर इसका दूसरा बेटा होता है गोबर का, जिसका नाम मंगल होता है। और एक छोटा बेटा भीष्म का नाम आया है, वो गोविंदी और खन्ना का बेटा है भीष्म। कुल मिलाकर के ये सब बात चल रही है, चलने दो, इसमें तुम्हारे कोई काम की चीज है नहीं। और जाकर के ये एक एक को देखो गोबर कितना माल लाया है, देखना जरा। ये देखो गोबर क्या माल लाया है भाई। गोबर की कमर में इस समय 200 रुपए थे। कोई कम होता है कि 200 रुपए? ईख बेचकर पूरी साल भर की मेहनत के औरी को कितने रुपए मिले थे? 120। वो तो वहीं पर झिंगुरी सिंह ने लूट लिया और रया सया नौखेराम ने। याद आ रहा है नाम? 200 रुपए थे। उसकी गर्मी यो भी कम नहीं थी। यह हाल सुनकर तो बदन में ही आग लग गई लोगों के। बोला जो पहले मैं उन्हीं से जाकर समझता हूं, क्या मजाल कि मेरे घर से बैल खोल कर ले जाए। कौन ले गया बैल खोल कर? बोला अब कौन है इसका? ससुरा। ये डाका है, खुला डाका। 3-3 साल को चले जाएंगे तीनों जेल। तीनों जेल कौन? कामता, जंगी और बोला। और जुनिया क्यों नहीं जाएगी जेल? अब वो तो इसके घर की है। अदालत से लूंगा, सारा घमंड तोड़ दूंगा। वह उसी आवेश में चला था कि झुनिया ने पकड़ लिया। बोली चले तो जाना, अभी ऐसी क्या जल्दी है, अभी तो आया है। कुछ आराम कर लो, खा पी लो, सारा दिन पड़ा है। यहाँ बड़ी बड़ी पंचायत हुई है, पंचायत ने 80 रुपए के डांड लगाए, 30 मन अनाज ऊपर से लिया। अब इसका क्या मतलब है? क्योंकि ये डांड कहीं तो 100 रुपए का आ रहा था कि भाई 100 रुपए का डांड लिया। असल में डांड तो 100 रुपए का ही लगाया और 30 मन अनाज का लगाया। लेकिन इन्होंने दिए 80 रुपए ही। 80 रुपए ही वो दे पाया। तो 80 रुपए इसलिए नाम आ रहा है कि पंचायत ने कितना ले लिया? 80 रुपये और 30 मन अनाज ले लिया। उसी से तो तबाही आ गई। उसी से तो ये बहुत ज्यादा गरीब हो गए। तो धनिया तो कह रही थी ना कि हम तो ना दे एक भी रुपया। हुक्का पानी बंद तो बंद साला, हुक्का पानी से क्या होता है। लेकिन वो कहता है और ही कि मैं नक्कू बनकर नहीं जी सकता। नक्कू, नक्कू का मतलब है बिरादरी से कटकर। मैं नकटा होकर नहीं जी सकता, ये कहता था वो। सोना बालक को कपड़े जूते पहना लाई है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब देखो यहां से देखो, मुंह हाथ धोकर